डॉक्टर मीनकेतन के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल पर समीक्षा डॉक्टर वासुदेव यादव द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर वासुदेव यादव, एक्यूपंक्चरिस्ट, जन्मतिथि 15 मई 1954, संस्थापक कृष्णा एंग्लो वैदिक पब्लिक हाई स्कूल डोमनारा खरसिया, जिला रायगढ़। प्रकाशित पुस्तकें: कविताओं की ओर काव्य, अंदर का सच काव्य, भागवत बाइबल और कुरान काव्य, ड्रीम व्हेन यू स्टार्ट डेकोरेटिंग इंग्लिश नॉवल। हिंदी उपन्यास है ख्वाब जब सजने लगे, शब्दों की सर्जरी, छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे के अंतर्राष्ट्रीय शोध ग्रंथ में शोधपरक लेख प्रकाशित। धरा से गगन तक, विश्व के 21 देशों का अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन में कविता प्रकाशित। पॉकेट नॉवल में डिजिटल उपन्यास साजिशे प्रेम की प्रेमाग्नि, महाकुंभ, पॉकेट एफएम में ऑडियो सीरीज। वो एक लड़की लघु कथा संग्रह, भविष्य का विश्व, फाउंडर इंटैक यूनियन रायगढ़ कोयलांचल, एसईसीएल, नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मंत्रालय, चूंदीरंभा तनहू में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम में सम्मानित। अन्य सम्मान। समीक्षा: डॉक्टर प्रधान की पहली काव्य कृति महानदी तथा दूसरी कृति करुकाल है, जिनमें कवि की सोच मानव आत्मा की गहराइयों में उतरने व आत्मानुभूति को व्यक्त करने में सफल रही है। वर्तमान में इनका आत्मचिंतन अचेतन की गहराइयों में जाकर उसे झंझोड़ते हुए पाठक को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। अन्य साहित्यकारों की राह पर चलते हुए डॉक्टर मीनकेतन जी ने भी आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। उनकी दोनों पुस्तकों में उल्लेखित अपनी बात की यदि समीक्षा की जाए तो स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत पात्र के रूप में चित्रित किया है। उनकी रचनाओं में भाषा की कोमलता, छवियों की मधुरता और लयात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महादेवी वर्मा जी के काव्य में पीड़ा और करुणा की कोमल अनुभूतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के चिंतन में मानवीय मूल्यों का यथार्थ है। इन साहित्यकारों ने हिंदी छायावादी कविता को एक नई दिशा दी जिसमें व्यक्ति, आत्मा, प्रकृति और सौंदर्य के बीच का गहरा संबंध उजागर हुआ। उनका चिंतन आज भी प्रासंगिक है। छत्तीसगढ़ में जन्मे छायावाद के प्रवर्तक कवि पंडित मुकुटधर पांडे जी में प्रकृति सत्ता और आत्मानुभूति की अधिकता है। उनके अग्रज कवि पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी युग के शीर्ष रचनाकार रहे हैं। इन साहित्यकारों की रचना भूमि कवि मीनकेतन प्रधान के सृजन को उर्वर बनाती है। मीनकेतन प्रधान जी की पहली कृति महानदी है। महानदी भौतिक रूप से सिहावा पर्वत धमतरी से अवतरित हुई है, जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी है। महानदी की मातृशक्ति को कवि ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी लेखनी से सृजित किया है। संग्रह की पहली कविता महानदी एक झलक। महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात, समुद्र का लघु आकार में बचपन से देखता तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों को। हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम। महानदी के स्नेहाशीष को नमन कहना तो यही उचित होगा ना। नदी है तो जीवन है। महानदी छत्तीसगढ़ की गंगोत्री है। महानदी पुस्तक में वो आदमी शीर्षक से लिखी गई कविता का अवलोकन करें। आज उसी गली से गुजरते कई साल बाद देखा, वो आदमी रोड से सटकर छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। कभी ये हाथ बात बात पर उठ जाया करते थे, किसी भी वक्त किसी पर। कुररी कविता नवीन परिप्रेक्ष्य में कवि की संवेदना पंडित मुकुटधर पांडे जी के लिए इनकी भावभीनी श्रद्धांजलि ही है। पांडे जी की प्रसिद्ध छायावादी कविता कुररी के प्रति की ये अगली कड़ी है। इसी बहाने कवि मीनकेतन प्रधान भी पाठकों को 100 साल पीछे ले जाने में सफल हैं और अनायासी पाठकों का मस्तक छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे जी के आगे नतमस्तक हो जाता है। मीनकेतन प्रधान जी का दूसरा काव्य संग्रह करुकाल है। इसमें 57 कविताएं हैं। करुकाल एक ऐसा समय था जो एक ओर निरंतर आगे बढ़ता था तो दूसरी ओर हमें जीवन की अनियमितता और क्षणभंगुरता का एहसास कराता रहता था। मात्र 3 छोटी लाइनों में अपनी भावनाओं को उड़ेल देना, ये चमत्कार तो डॉक्टर मीनकेतन जी ही कर सकते हैं। प्रस्तुत है कोरोना महामारी बमुश्किल निकली अनगिनत जाने लेकर। इसे पढ़ते ही मन सिहर सा जाता है। करुकाल शब्द के संदर्भ में यदि हम गहरे अर्थ में जाएं तो इसे काल की उस अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में निरंतर परिवर्तन का बोध कराते रहती हैं, और डॉक्टर प्रधान जी ने अपनी दोनों पुस्तकों में ये कर दिखाया है। करुकाल अर्थात कोरोना काल वो समय है जो हमारे अस्तित्व को आच्छादित किए रहता है, पर उसे पार करने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती।
इसी को साबित करती कविता के पिता के लिए के संदर्भ में एक बानगी देखिए। महीने भर से ज्यादा बिस्तर पर पड़े लकवा से निढाल पिता के लुंज-पुंज हाथ पैर सूख रहे लगातार, मुड़ी तुड़ी जीभ से उनको पता नहीं लगता कोई स्वाद बेस्वाद। साहित्य में करुकाल के प्रतीक अनेक प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने मेघदूत में समय के महत्व और इसके प्रभाव को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। वहीं मीनकेतन जी की काव्य पुस्तक करुकाल और महानदी में भी समय के साथ जीवन के बदलते रूपों को सरल शब्दों में आम बोलचाल की भाषा में बड़ी शालीनता से कहा गया है। करुकाल से ली गई रचना पिता के लिए 11 का अवलोकन करें। उग्रवाद, आतंकवाद, फलाना ढिमकावाद, सीमा पार युद्ध, महायुद्ध, रोज होते रहें लूट खसोट, आगजनी, बलात्कार, कत्लेआम, मरे अवाम, अकेले दुकेले सामूहिक अत्याचार होते रहें लगातार, बाह ये नश्वर संसार। करुकाल का सीधा संबंध जीवन के हर पल से है। यह हमें जीवन के नश्वर और अस्थायी स्वभाव की भी याद दिलाता है। समय का ये निरंतर बदलाव ही हमारे जीवन के अनेक अनुभवों को आकार देता है। कोई भी घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, समय के प्रवाह के साथ धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव हमारी यादों में हमेशा जीवित रहता है। इस प्रकार करुकाल हमारे जीवन के अस्थायीपन और उसके साथ जुड़ी त्रासदियों की याद दिलाता है। गौर करें, हवा हवाई जिंदगी पलक झपकते दूर, संबंधों को नकारते हुए जाते मजबूर। इसी संदर्भ में इनकी एक और रचना तिरंगे का भार कविता शीर्षक को समझने का प्रयास करें। राजनीति में हाँकता अधिकार, बोलता अहंकार, जनता बेचारी लाचार। कवि भाषाओं से कोई परहेज न रखकर आमतौर पर प्रचलित अंग्रेजी शब्द को भी बड़ी गरिमा से अपनी कविताओं में बतौर कटाक्ष पिरोता है। इनके भाव देखिए। ट्रायल के लिए बदलती रहती सरकार, 5-5 कर बरसों पार। करुकाल का समय जीवन और मृत्यु के उत्पत्ति और विनाश के चक्र का संचालन करता है, यानी कि अजन्मा काल की संकल्पना का बोध कराता है, जिसे हम उनकी महानदी संग्रह कविता कुररी 2 से ली गई इन पंक्तियों से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। यही करुकाल ही अजन्मा काल की संकल्पना का बोध कराता है। करुकाल न केवल हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, बल्कि हमें जीवन के मूल्य, समय के महत्व और बदलते जीवन की अस्थिरता को समझने की दिशा भी दिखाता है। वे वक्त के ठेकेदार सबको नीलाम करते, शामिल तो मैं भी था, बंधकों को छुड़ाकर। साहित्य और दर्शन में इसका विविध रूप से चित्रण इस बात का द्योतक है कि यह काल पर्यवेक्षक है। ये भी कि करुकाल के भाव बोध को आत्मसात करते हुए संतुलित और सशक्त तरीके से जीवन को जिए जाने का संदेश इसमें निहित है। एक पुत्र का दर्द अपने पिता के प्रति सीमित शब्दों में ही अपनी भावनाओं के उबाल में जीवन की हकीकत को बयान कर देता है। पिता 1 शीर्षक कविता देखिए। पुराण कथाओं का थमा प्रवाह मुँह खुला का खुला था। पुत्र के लिए तो नीति अनीति, कर्तव्य पथ, धर्म अधर्म समझने का स्रोत ही सूख गया था। इस मंजर में भी कवि के मन में महानदी का आकर्षण हिलोरे मारता है, यानी कि वो तैयार है महानदी की तरह समाज की गंदगी को बहा ले जाने के लिए और बेबस को पोषण देने के लिए। वो कल्पनाओं की उड़ान में अपने पिता के मनोभावों में अपने पूरे गांव के अस्तित्व को देखता है। पिता में मेरा गांव बसता उसी महानदी किनारे, जहां जन्मे पले बढ़े। मौत तो एक अटल सत्य है, ये तो एक दिन सभी के साथ होना ही है, पर उसे जनमानस के पटल पर चित्रित कर देना, यही लेखनी की खासियत है। तिल तिल मृत्यु की ओर आगे बढ़ते पिता और व्यथित पुत्र की मौन पीड़ा को चित्रित कर देना, उसे जन चेतना के रोम रोम में प्रवाहित कर देना, ये दुरूह कार्य किसी कवि का न होकर किसी तपस्वी का ही हो सकता है, जिसने न जाने कितने जतन कर पिता को जीवित रखने की कोशिश की होगी। पर अंततोगत्वा पिता की मृत्यु की वेदना ने पुत्र को मर्माहत कर दिया। जब घर में माँ की उपस्थिति पूर्व से ही विलुप्त रहती है, तब जीवन की ऊष्मा, स्नेह और भावनाओं की वह सूक्ष्म अदृश्य डोर जैसे छिन्न भिन्न हो जाती है, जिसे कवि ने सहज तरीके से ही व्यक्त कर मातृ शक्ति के प्रति अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। पिता की बीमारी के समय माँ की याद करते पिता के लिए 5 शीर्षक से लिखी गई कविता पर दृष्टिपात करें। जिंदगी भर घर परिवार को अपशगुन से बचाने उपाय करते पिता 85 पार आज बीमारी से निढाल कहला रहे राहु केतु, ये भी कह रहे हैं लोग बहुत जिया कमाया खाया।
माँ के ना रहने पर पिता की भूमिका केवल एक संरक्षक की नहीं रह जाती। वो पूरे घर का भार अपने कंधों पर उठाए, भीतर से जर्जर होते हुए भी बाहर से दृढ़ प्रतीत होने का मनोभाव रखता है। परंतु समय, जिम्मेदारियों और आत्मसंयम के कठोर आघातों से वो धीरे धीरे चुकने लगता है और अंततः लकवा के कारण मृत्यु हो जाती है। पिता की शारीरिक असमर्थता और असहाय स्थिति से कवि के मन का विषाद और भी स्पष्ट हो जाता है। जब पुत्र, जो स्वयं माँ की स्मृतियों के सहारे जी रहा होता है और अब पिता को पल पल क्षीण होते हुए देखता है, पर उन्हें बचा पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। सारे उपचार के बाद वो केवल सेवा कर सकता है, पर पीड़ा का मूल हर बार उसके हाथ से फिसल जाता है। हर दिन जैसे मृत्यु की एक धीमी परछाई में बीतता है। पिता का क्षीण होता शरीर, उनकी मलिन होती दृष्टि, धीमी होती सांसें, यह सब उसे भीतर तक झकझोर देता है। डॉक्टर, दवाइयाँ, प्रार्थनाएं और सारे उपाय व्यर्थ जान पड़ते हैं। हर भोर उसके हृदय में ये संदेह भर जाता है कि क्या ये अंतिम भोर है। हर संध्या एक भय के साथ आती है, क्या अगली सुबह वो उनको वैसा नहीं देख पाएंगे। पुत्र के दर्द की ये मार्मिक पंक्ति, कांप जाता मैं, सोचता सचमुच नहीं होगा अब पिता का साथ, उनके निढाल चेहरे से उभर पड़ते पुरखे। ये जो बेबसी है वो केवल बाह्य नहीं, अत्यंत गहन और आत्मिक है। ये मौन पीड़ा उसे भीतर तक जर्जर कर देती है। वो ना तो स्वयं से कुछ कह पाता है, ना किसी और से इस बोझ को बांट पाता है। एक ऐसी मौन चीख उसके अंतर में घर कर जाती है, जो चीखती तो है पर किसी को सुनाई नहीं देती। पिता जो कभी उसकी प्रेरणा थे, संबल थे, समाज में सम्मानित, निर्णयों में अडिग, अब एक थके हुए निस्सहाय देह में बदल चुके हैं। पुत्र उन्हें न केवल जीवन में थमता हुआ देख रहा होता है, वरन स्वयं के भीतर भी एक गहन विघटन महसूस कर रहा होता है। उसके हृदय में एक विकट द्वंद्व जन्म लेता है। एक ओर उन्हें हर मूल्य पर जीवित देखने की व्याकुलता और दूसरी ओर निरुपाय होने की गहनतम हताशा। इस द्वैत में वो निरंतर टूटता है, फिर भी सेवा करता है। हर दवा समय पर देता है, हर कराह सुनता है, हर रात जागता है, पर हृदय में केवल एक विचार उभरता है, काश माँ होती। शायद वो इस दुख को साझा कर पाती, शायद वो उसकी मौन चीखों को सुन पाती। और अंततः जब वो दिन आता है जब सब समाप्त हो जाता है, तब वो घर जो कभी जीवंत स्मृतियों का केंद्र था, एक मौन मरुस्थल बन जाता है, जहां हर वस्तु किसी क्षणभंगुर रिश्ते की गूंगी गवाही देती है। संग्रह में सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की भी समसामयिक कविताएं हैं। राजनीति, ये शब्द कभी लोक सेवा की अवधारणा का पर्याय हुआ करता था। आज इसकी छाया में छद्म चरित्र, छलनापूर्ण और बहुरूपिया प्रवृत्तियां पनप चुकी हैं। कवि के लिए यह असहनीय है, तभी तो वो लिखते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। ये इसे चोर कहता, वो इसे पता, दोनों को है एक दूसरे के बारे में सिवाय जनता के। यथार्थ का यही विषम रूप अब जनमानस के आक्रोश का कारण बन गया है, जहां सत्य और नैतिकता की बलि चढ़ती है और सत्ता का सिंहासन छल, प्रपंच और अवसरवाद की नींव पर टिका दिखता है। छद्म चरित्र ये एक ऐसा बिंब है जो आज के साहित्य में भरा पड़ा है। आज राजनीतिक व्यवस्था उस चरित्र की प्रतिकृति बन गई है, जिसमें न कोई स्थायित्व है, न कोई निष्ठा। दल बदल की प्रवृत्ति, वादा खिलाफी और जनहित को तिलांजलि देने वाली मानसिकता ने राजनीति को महज एक नाटक बना डाला है, जिसमें पात्र अपने मुखौटे हर दिन बदलते हैं। तभी तो कवि आगे लिखते हैं, सही गलत साबित नहीं हो पाता, 5 साल बाद या तो पलड़ा बदल जाता या नाक नक्शे, फिर कौन किसको पहचानता। राजनीति ने सम्मानपूर्वक सेवाभावी लोगों को जननायक कहा जाता था। आज सत्ता के लोभ में लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। कवि का उद्गार है, बात ठीक है देश के विकास की, बशर्ते हों विकास संभावनाओं को हजम किए बिना। ये आक्रोश मात्र जनता का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जो कभी राजनीति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानती थी। आज की राजनीति केवल रणनीति बनकर रह गई है, और वो भी ऐसे जो नैतिकता की हर सीमा को लांघ जाती है। पक्ष विपक्ष में न स्वस्थ संवाद है, न सम्मानजनक विरोध। ये व्यवस्था चलती रहती है। कवि लिखते हैं, तंत्र जिंदा रहता, मरती हमारी पीढ़ियां, उधर बनती नई नई सी सीढ़ियां जिन पर चढ़कर उतरा नहीं जाता। इन कविताओं के माध्यम से कवि का एक आह्वान है उस नई राजनैतिक चेतना के लिए जो छल से नहीं, चरित्र से परिचालित हो, जो तत्कालिक लाभ नहीं, दीर्घकालिक लोकहित को प्राथमिकता दे। नमस्कार। आज हम साहित्य की दुनिया में एक खास सफ़र पर निकल रहे हैं। जी। हमारे पास हैं डॉक्टर मीन केतन प्रधान के 2 काव्य संग्रह, महानदी और करु काल। हाँ, दोनों ही बहुत चर्चित रहे हैं। बिल्कुल। और इन्हें समझने के लिए हमारे पास डॉक्टर वासुदेव यादव की लिखी एक बहुत ही विस्तृत समीक्षा है।
अच्छा। ये समीक्षा सिर्फ परिचय नहीं है, बल्कि कविताओं के अंदर जो अर्थ छिपे हैं, कवि की सोच, उनके सरोकार वहां तक ले जाती है। तो ये विश्लेषण काफी गहरा होगा। हाँ, और हमारे समीक्षक डॉक्टर वासुदेव यादव, वो खुद भी जाने माने लेखक हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट, शिक्षाविद भी हैं, उनकी कई किताबें छप चुकी हैं। जी हाँ, उनका अपना एक नजरिया होगा। यकीनन। तो उनकी अनुभवी नजरों से डॉक्टर प्रधान की कविता को देखना मुझे लगता है एक अलग ही अनुभव देगा। जरूर जरूर। आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि ये डॉक्टर यादव की समीक्षा के आईने में हम डॉक्टर प्रधान की कविता के अलग अलग रंग देखें। जैसे कि प्रकृति उनके यहाँ कैसे बोल उठती है, कैसे उनके निजी अनुभव सबके अनुभव बन जाते हैं, समय को लेकर उनकी क्या सोच है, और समाज की जो सच्चाइयाँ हैं उन पर वो कैसे लिखते हैं। कई सारे पहलू हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक विमर्श की पड़ताल। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कवि की जो मूल दृष्टि है उससे। डॉक्टर यादव अपनी समीक्षा में इस बात पे काफी जोर देते हैं कि डॉक्टर प्रधान की कविताएं मतलब सतही नहीं है। हाँ। वो पाठक को आत्मा की गहराइयों में उतरने, आत्मानुभूति मतलब अपने अंदर के सच को महसूस करने और सत्य की खोज के लिए उकसाती हैं। ये तो बहुत अहम बात है। बिल्कुल, कविता का एक बड़ा उद्देश्य है ना? बिल्कुल। और यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है, जैसा समीक्षा बताती है, कि कवि के लिए सबसे जरूरी है आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहना। और हाँ, जैसा आपने कहा, प्रकृति महज बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। समीक्षा कहती है कि प्रकृति एक जीवंत पात्र है, सांस लेती हुई, महसूस करती हुई। ये दिखाता है कि कवि का जुड़ाव कितना गहरा है प्रकृति से। और आज के समय में ये और भी जरूरी लगता है। निश्चित रूप से। अच्छा, और भाषा के बारे में क्या? कई बार गहरी बातें मुश्किल भाषा में कही जाती हैं। यहाँ ऐसा नहीं लगता। समीक्षा में भाषा की कोमलता, उसकी सहजता और लय की काफी तारीफ है। और एक और बात, समीक्षक डॉक्टर प्रधान की काव्य चेतना को हिंदी साहित्य की जो छायावादी परंपरा है उससे जोड़ते हैं। ओह, जैसे खासकर महादेवी वर्मा, निराला और छत्तीसगढ़ के ही पंडित मुकुटधर पांडे। हाँ। इन सब की रचनाओं में प्रकृति और मन की गहरी भावनाओं का ऐसा ही संगम मिलता है। तो एक तरह से डॉक्टर प्रधान उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पर अपनी एक मौलिक शैली में। ये तो काफी दिलचस्प कनेक्शन है। चलिए, अब पहले संग्रह महानदी पर आते हैं। जी। नाम से ही जाहिर है, केंद्र में नदी है। समीक्षा बताती है कि महानदी सिर्फ एक नदी नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। जीवनदायिनी। हाँ, जीवनदायिनी। कवि ने उसकी मातृशक्ति को, उसकी जीवन देने वाले रूप को बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। संग्रह की पहली ही कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो ध्यान खींचती हैं। महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। वाह। हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है ना? बहुत गहरी। ये पंक्तियां महज तारीफ नहीं है। समीक्षा ऐसी और इशारा करती है कि कवि महानदी को संस्कृति और पहचान के एक प्रतीक की तरह देख रहे हैं। मतलब सिर्फ पानी का बहाव नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस भूमि की आत्मा है, कह सकते हैं, उसकी गंगोत्री। वो नदी लोगों के जीवन से, उनकी परंपराओं से, उनकी पहचान से ऐसी गुथी हुई है कि उसके बिना कोई बात ही पूरी नहीं होती। सही। ये प्रतीकवाद कविता को एक बड़ा अर्थ देता है। बिल्कुल। संग्रह में एक और कविता का जिक्र है, वह आदमी। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो समीक्षा में। इसमें एक ऐसे आदमी का चित्र है जो बरसों बाद उसी गली में मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, जिसके हाथ कभी दूसरों पर उठ जाया करते थे। समीक्षा इसे एक मार्मिक बदलाव के तौर पर देखती है। ये इंसान के स्वभाव की जटिलता और बदलाव की जो संभावना है उसे दिखाता है। क्यों? निश्चित रूप से ये कविता बिना कोई उपदेश दिए सिर्फ एक दृश्य से बहुत कुछ कह जाती है। हाँ। समय, पश्चाताप और बदलाव की एक खामोश कहानी। और इसी संग्रह में एक कुरूरी नाम की कविता भी है। कुरूरी? हाँ, कुरूरी, जिसे समीक्षक पंडित मुकुटधर पांडे जी को एक श्रद्धांजलि मानते हैं। अच्छा, पांडे जी की भी तो थी कुरूरी के प्रति? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रधान की ये कविता जैसे उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है, शायद उसी पक्षी के जरिए प्रकृति और समय पर बदलते नजरिए को दिखाते हुए पाठक को 100 साल पीछे ले जाती है, छायावाद के दौर में। ये दिखाता है कि कवि अपनी जड़ों से कैसे जुड़े हैं। सही कहा। तो ये तो हुई महानदी की बात, जो जीवन और पहचान से जुड़ी है। अब आते हैं दूसरे संग्रह पर, करुकाल। जी, करुकाल। इसमें 57 कविताएं हैं। समीक्षक इसे सीधे तौर पर कोरोना काल से जोड़ते हैं, पर कहते हैं कि इसका अर्थ उससे कहीं ज्यादा व्यापक है।
ये करुकाल सिर्फ महामारी का समय नहीं, बल्कि जीवन की जो अनिश्चितता है, उसकी भंगुरता, जिसे हम क्षणभंगुरता कहते हैं, उसका एहसास कराता है। हाँ, करुकाल मतलब एक कठिन, एक कठोर, शायद अंधकारमय समय। डॉक्टर यादव इसे समय की उस अदृश्य शक्ति के रूप में देखते हैं जिसे न रोका जा सकता है, न थामा जा सकता है। जो बस चलता रहता है। हाँ, और लगातार बदलाव लाता है। अक्सर ऐसे बदलाव जो हमें झकझोर देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अस्थायी है। सही। समीक्षा इसे अजन्मा काल की संकल्पना से भी जोड़ती है। एक ऐसा समय जो हमेशा से है और रहेगा, जिसके अलग अलग रूप हम देखते हैं। जैसे महानदी संग्रह की एक कविता है कुर्री दो। उसमें पंक्तियां हैं, कोरोना से सहमी दुनिया, मरे लोग अनजान, लॉकडाउन में शहर सूना, भीड़ लगी शमशान। ये पंक्तियां करुकाल के एक हालिया लोप को दिखाती हैं। और समीक्षा में इस संग्रह की कविताओं में जो व्यक्तिगत पीड़ा है उसका खास उल्लेख है, खासकर पिता के लिए शीर्षक कविताएं। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। पिता के लकवाग्रस्त होने का वर्णन दिल को छू जाता है। जैसे ये पंक्तियां, महीने भर से ज्यादा बिस्तर पर पड़े, लकवा से निढाल पिता के लुंज पुंज हाथ पैर सूख रहे लगातार। मुड़ी तुड़ी जीभ से उनको पता नहीं लगता कोई स्वाद बेस्वाद। ये पढ़कर तो लगता है जैसे पाठक खुद उस सिचुएशन को महसूस कर रहा हो। बिल्कुल। ये पंक्तियां व्यक्तिगत त्रासदी को इतने करीब से दिखाती हैं कि वो सबकी कहानी बन जाती हैं। हाँ। समीक्षा उस बेटे की खामोश पीड़ा, उस बेबसी को उजागर करती है, खासकर मां की अनुपस्थिति में, जब पिता की देखभाल का बोझ और दर्द बढ़ जाता है। पिता को बचाने में असमर्थ होने की भावना। हाँ, वही। ये पंक्तियां देखिए, कांप जाता मैं सोचता, सचमुच नहीं होगा अब पिता का साथ, उनके निढाल चेहरे से उभर पड़ते पुरखे। बाप रे। ये सिर्फ एक बेटे का डर नहीं है, ये पीढ़ियों के जुड़ाव और बिछड़ने के डर का एहसास है। समीक्षक इसे एक मौन चीख कहते हैं। मौन चीख। ऐसी चीख जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। ये तो बहुत गहरा है। कैसे निजी दुख इतना बड़ा, इतना सार्वभौमिक बन जाता है। सही। और समीक्षा ये भी बताती है कि कवि सिर्फ व्यक्तिगत दुख तक ही सीमित नहीं रहते। पिता के लिए 11 कविता में एक तरफ बीमार पिता है और दूसरी तरफ दुनिया की उथल पुथल का जिक्र। हाँ, वो भी है। जैसे उग्रवाद, आतंकवाद, फलाना ढिमकावाद, सीमा पार युद्ध, महायुद्ध। ये कैसे जुड़ता है? यही तो कवि की खासियत है, जिसे समीक्षा ने रेखांकित किया है। एक ही समय में घट रही व्यक्तिगत और वैश्विक त्रासदियों को साथ रखना। अच्छा। ये दिखाता है कि करुकाल सिर्फ निजी नहीं, वो सामूहिक भी है। व्यक्ति अपने निजी दुख से जूझ रहा है और उसी वक्त दुनिया भी अपनी समस्याओं से। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही कठिन समय के अलग अलग चेहरे हैं। ये जो गेगनओबरस्टेलुंग है, ये गेगनओबरस्टेलुंग कविता को और ताकतवर बनाती है। बिल्कुल। और इसी करुकाल के आईने में समकालीन राजनीति पर भी टिप्पणियां हैं, समीक्षा में जिक्र है इसका। हाँ, और ये टिप्पणियां काफी तीखी हैं, बेबाक है। डॉक्टर यादव बताते हैं कि कवि राजनीति के उस बदलते चेहरे पर कटाक्ष करते हैं जो कभी लोक सेवा मानी जाती थी, पर अब अवसरवाद और दिखावे का मंच। हाँ, अवसरवाद, दिखावा, छल, कुछ वैसा ही। कवि की ये पंक्तियां देखिए, इनको फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। कितनी सीधी और सच्ची बात है। ये तो सीधे व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। क्या इस पर और भी उदाहरण दिए हैं समीक्षा में? दिए हैं। ये पाखंड और भी खुलता है जब कवि लिखते हैं, ये उसे चोर कहता, वो इसे, पता दोनों को है एक दूसरे के बारे में, सिवाय जनता के। हाँ, ये तो समीक्षक मानते हैं कि ये सिर्फ कवि की आवाज नहीं, ये आम आदमी के मन में जो गुस्सा और हताशा है, उसकी अभिव्यक्ति है। और ये पंक्तियां आज के राजनीतिक माहौल पर कितनी सटीक लगती हैं। बिल्कुल। और नैतिकता की गिरावट पर भी कुछ है क्या? हाँ, जैसे ये पंक्तियां, सही गलत साबित नहीं हो पाता, 5 साल बाद या तो पल्ला बदल जाता या नाक नक्शे, फिर कौन किसको पहचानता। ये दिखाता है कि कैसे राजनीति खेल में सच झूठ के मायने बदल जाते हैं और जनता बेचारी ठगी सी रह जाती है। समीक्षा में अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल का भी जिक्र था, जैसे ट्रायल। वो कैसे इस्तेमाल हुआ है? हाँ, समीक्षक बताते हैं कि कवि आम बोलचाल के अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी कटाक्ष को और पैना बनाने के लिए करते हैं। अच्छा। जैसे ट्रायल शब्द का प्रयोग इस तरह है, ट्रायल के लिए बदलती रहती सरकार, 5-5 कर बरसों पार। मतलब जैसे कोई प्रयोग चल रहा हो। हाँ, इस बात पर व्यंग्य है कि कैसे सरकारें बदलती रहती हैं, जैसे कोई ट्रायल चल रहा हो, और इस प्रक्रिया में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, उनका समय खराब होता है। तंत्र जिंदा रहता, मरती हमारी पीढ़ियां। वाह,
भाषा का ये प्रयोग बहुत स्वाभाविक भी है और असरदार भी। बिल्कुल। विकास के मुद्दे पर भी कुछ कहा गया है। आजकल विकास तो एक बड़ा नारा है। हाँ, विकास के नाम पर जो दिखावा होता है और जो असलियत है, उसके फर्क पर भी टिप्पणी है। कवि लिखते हैं, बात ठीक है देश के विकास की, बशर्ते हो विकास, संभावनाओं को हजम किए बिना। मतलब असली विकास हो, सिर्फ बातें न हो। हाँ, वास्तविक विकास, न कि सिर्फ आंकड़ों का खेल या संसाधनों की लूट। ये विकास की जो प्रचलित धारणा है, उस पर एक जरूरी सवाल है। हमने कवि की दृष्टि, दोनों संग्रहों के मुख्य विषय, व्यक्तिगत पीड़ा और राजनीतिक कटाक्ष पर बात की। अब अगर हम पूरी तरह से शैली और भाषा की बात करें, तो समीक्षा का क्या निष्कर्ष है इस पर? देखिए, समीक्षक डॉक्टर यादव डॉक्टर प्रधान की भाषा की जो सरलता और सहजता है, उसे उनकी बड़ी ताकत मानते हैं। वो और सामाजिक सच्चाइयों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। हाँ, ये हमने देखा भी। और जैसा हमने बात की, हिंदी के साथ अंग्रेजी के आम शब्दों का प्रयोग भी कहीं खटकता नहीं है, बल्कि वो कटाक्ष को और तीखा बनाता है। भाषा की यही सरलता और ईमानदारी कविताओं को विश्वसनीय और असरदार बनाती है। तो अगर हम डॉक्टर वासुदेव यादव की इस पूरी समीक्षा का सार निकालें, तो डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की ये दोनों काव्य संग्रह महानदी और करुकाल कई स्तरों पर पाठक से बात करते हैं। इनमें प्रकृति से गहरा लगाव है महानदी, व्यक्तिगत अनुभवों की मार्मिक अभिव्यक्ति है जैसे पिता की पीड़ा, समय की एक जटिल और चुनौतीपूर्ण धारणा है करुकाल, और साथ ही साथ समकालीन समाज और राजनीति पर तीखा व्यंग भी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर यादव का विश्लेषण यही स्थापित करता है कि डॉक्टर प्रधान अपनी कविताओं के जरिए मानवीय भावनाओं की जटिल परतों और हमारे समय की कड़वी सच्चाइयों को बड़ी कुशलता से सामने रखते हैं। कविताएं सिर्फ यथार्थ का चित्रण नहीं करती, बल्कि पाठक को सोचने पर, सत्य की खोज करने पर मजबूर करती हैं। खास तौर पर करुकाल की जो समझ समीक्षा में उभरती है, वो हमें जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते हुए शायद ज्यादा संतुलित और सार्थक ढंग से जीने की प्रेरणा भी दे सकती है। ये एक अहम नुक्ता है कि ये सिर्फ समस्या का बयान नहीं, बल्कि उससे जूझने का एक नजरिया भी सुझाता है। जी बिल्कुल। यह पूरी चर्चा दिखाती है कि कैसे कविता, जैसे डॉक्टर प्रधान की, निजी अनुभवों को, मान लीजिए पिता की बीमारी या महानदी के किनारे बिताए पल, उनको लेकर समय, हानि, पहचान और सामाजिक यथार्थ जैसे बड़े सवालों से जोड़ सकती है। हाँ, यही तो कविता की शक्ति है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपनी निजी मुश्किलों, अपनी समय सीमाओं, अपने करुकाल पर सोचते हैं, तो क्या ये हमें उस सामूहिक करुकाल या उन बड़ी चुनौतियों को समझने का एक नया नजरिया दे सकता है, जिन्हें हम सब मिलकर अनुभव कर रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। शायद व्यक्तिगत अनुभव ही सार्वभौमिक को समझने की पहली सीढ़ी है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से।